हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम इंग्लिश का कंप्लीट पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि 14 दिसंबर 2024 को हुआ था। ये वो वाला पेपर है जिसमें बच्चों ने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश को सिलेक्ट किया हुआ था। तो हम कंप्लीट 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। सो आपको पता है 15 नंबर का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है और 15 नंबर की आपकी लैंग्वेज पेडागोजी आती है। तो पहले हम लैंग्वेज पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आएंगे। ऐसे ही स्ट्रैटेजी आपको एग्जाम में भी अप्लाई करनी है। पहले आपको पेडागोजी के क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ से है हमारा कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस एज एडवोकेटेड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। बेसिकली आपको बताना है कि क्लासिकल लैंग्वेज का क्या रोल है या फिर कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लासिकल जो लैंग्वेजेस हैं वो क्या हैं। तो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है क्लासिकल लैंग्वेज को। तो वो क्या है कि ऐसी लैंग्वेजेस जो कि लगभग उनके टेक्स्ट जो हैं वो 1500 से 2000 साल पुराने हैं, या फिर उनकी कल्चरल हेरिटेज के रूप में हम उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसी लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस के उसमें लिया गया है ताकि उनको हम उनके टेक्स्ट जो है उनको हम प्रिजर्व कर सकें। तो गवर्नमेंट उसके लिए कुछ इंसेंटिव्स फिर देती है, बाकी के काम संभालते हैं, ठीक है। तो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसमें भी उसे एक रोल मतलब इम्पोर्टेंस दी गई है। तो उसमें क्या बोला गया है कि बच्चों को अगर सेकेंडरी लैंग्वेज में वो पढ़ना चाहें तो स्कूल में अवेलेबल होना चाहिए, इतनी व्यवस्था होनी चाहिए कि वो उसको स्टडी कर सकें, ऑप्ट कर सकें। सो ये हमारी नेशनल पॉलिसी कहती है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है ट्रू है। तो स्टडी ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज ड्यूरिंग द प्रिपरेटरी स्टेज, तो ये गलत है। सेकेंडरी स्टेज में बोला गया है, राइट। स्टडी द क्लासिकल लैंग्वेज एज अ कोर लैंग्वेज एट द सेकेंडरी, कोर नहीं, एज ए ऑप्शनल, अगर वो चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो स्टडी द क्लासिकल लैंग्वेज एज एन एडिशनल ऑप्शन ड्यूरिंग सेकेंडरी स्टेज, एब्सोल्युटली राइट, यही बोला गया। तो बेसिकली हम क्लासिकल लैंग्वेजेस जो हैं, जो 2014 तक तो 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी। 2014 तक कितनी थी? 6। फिर 2024 में 5 और ऐड कर ली गई हैं। तो अब टोटल कितनी क्लासिकल लैंग्वेज हो गई हैं हमारे पास? टोटल हो गई हैं 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी इनमें से क्लासिकल लैंग्वेज है या फिर नहीं है, ऐसे। तो आपको ध्यान रखना है तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और उड़िया 2014 तक ये 6 लैंग्वेजेस थी। फिर 2024 में मराठी, पाली, प्राकृत और असमीज और बंगाली को इंक्लूड कर लिया गया। तो अभी टोटल हमारे इंडिया में 11 क्लासिकल लैंग्वेज के अंडर में लैंग्वेजेस आती हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेजेस इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग एंड डूइंग अ प्रोजेक्ट वर्क इन लैंग्वेज क्लासरूम। तो हमें प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बताना है। सो आपको पता है प्रोजेक्ट वर्क इम्पॉर्टेंट होता है। तो लैंग्वेज जब हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो प्रोजेक्ट वर्क में क्या क्या शामिल होता है? फॉर्मिंग, पहले आपको ग्रुप फॉर्म करना होता है, बेसिकली आइडेंटिफाई करना होता है लोगों को कि आप, ताकि आप फैमिलियर हो जाओ कितने लोगों के साथ आप मिलकर करोगे। फिर आपको कोई टॉपिक चूज करना होता है कि कौन सा टॉपिक है। उसके बाद आप प्लानिंग करते हो टॉपिक के बारे में कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद आप उससे टॉपिक से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करते हो, इकट्ठे करते हो, राइट। फिर उसके बाद आप एनालाइज करते हो डाटा को, जो आपने कलेक्शन किया उसके बाद आप एनालाइज करते हो कि डाटा कैसा है, या फिर उसके बारे में क्या क्या आपको और चाहिए, सब एनालाइज करते हो। उसके बाद आप फर्स्ट जो है उसके बारे में तैयार करते हो, अपनी रिपोर्ट तैयार करते हो। उसके बाद आप फाइनलाइज करते हो कि जो रिपोर्ट आपने बनाई है, अगर कुछ ऐड करना होता है तो ऐड करते हो, अदरवाइज फाइनलाइज करते हो, जो भी चाहिए होता है तो ऐड करते हो या फिर सब्सट्रैक्ट करते हो, जो भी। तो ये बेसिक होता है आपका प्रोजेक्ट वर्क का। तो हम देखते हैं ऑप्शन कौन सी ऑप्शन में है। तो फॉर्मिंग अ ग्रुप बिल्कुल सही, 1 कह रहा है। दूसरे में कह रहा है टीचर एंड लर्नर, नहीं। तो फॉर्मिंग अ ग्रुप तीनों में है, ठीक है। फिर दूसरा स्टेज क्या होता है? आपको ग्रुप को फॉर्म करने के बाद एक टॉपिक डिसाइड करना होता है। तो आइडेंटिफाइंग द टॉपिक, इसमें तो प्लानिंग आ गया, तो ये हो गया आपका गलत। इसमें भी है आइडेंटिफाइंग द टॉपिक, ये दोनों सही है। फिर थर्ड पे आपको रहती है प्लानिंग, कि बेसिकली आप प्लान करते हो कि आपको कैसे अपना काम एग्जीक्यूट करना है। यहाँ भी प्लानिंग है, यहाँ भी प्लानिंग है, ठीक है। फिर आपका क्या रहता है? प्लानिंग के बाद कलेक्शन ऑफ डाटा रहता है, आप डाटा को कलेक्ट करते हो, जो भी आप
नेसेसरी डाटा है वो आप कलेक्ट करते हो, राइट। फिर डाटा कलेक्शन के बाद आप क्या करते हो, राइटिंग अ ड्राफ्ट, नहीं आप राइट नहीं करते हो, उसके बाद आप इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा करते हो, एनालाइज करते हो डाटा को, जो आपने डाटा कलेक्ट किया है वो टॉपिक से रिलेटेड है कि नहीं, कैसा है। उसके बाद वो आप फर्स्ट ड्राफ्ट आप बनाते हो, अपनी रिपोर्ट तैयार करते हो, फिर लास्ट में फाइनलाइज करते हो। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, जो कि प्रोजेक्ट वर्क के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर ऑफ क्लास 7th wants her learners to read the short text with an understanding of power and उसके बाद क्या है, पावर, जस्ट अ मिनट, ये यहाँ पे कुछ, हाँ, a teacher of class 7th wants her learners to read the short text with an understanding of power and identity of the people and community presented in the text. What does the teacher aim to promote among learner? तो जो 7वीं क्लास की टीचर है वो क्या कर रही है कि एक शॉर्ट टेक्स्ट उसने दिया है बच्चों को, लर्नर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि वो पावर को बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकें और पीपल को, कम्युनिटी में जो प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में है। तो वो क्या प्रमोट करना चाहती है लर्नर के बीच में, एनालिटिकल रीडिंग, लिटरेरी स्किल्स, लैंग्वेज लिटरेसी और क्रिटिकल लिटरेसी। तो वो क्या कर रही है, वो क्रिटिकल लिटरेसी को प्रमोट करना चाह रही है, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट उसने जो दिया उसको, पावर को पढ़ेंगे और समझेंगे, आइडेंटिटी करेंगे जो पीपल हैं, जो कम्युनिटी है, कि कैसे कम्युनिटी में लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे क्रिटिकल लिटरेसी वो बच्चों के बीच में क्या करना चाहती है, प्रमोट करना चाहती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज? तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, आपको नेगेटिव बताना है, राइट। फर्स्ट ऑप्शन है, लैंग्वेज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द सम ऑफ ह्यूमन नॉलेज। लैंग्वेज जो है ह्यूमन नॉलेज को मतलब बढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूट करती है। तो दिस इज एब्सोल्युटली राइट, ये तो सही है। हमें नॉट बताना है ना, नेगेटिव बताना है, ये हमारा सही है। सम लैंग्वेजेस कैन ओनली कन्वे साइंस एंड इंजीनियरिंग बेटर। तो कुछ लैंग्वेज ऐसी होती हैं जो केवल साइंस और इंजीनियरिंग को बेटर कन्वे कर पाती हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप, क्योंकि सारी लैंग्वेजेस में वो प्रोफिशिएंसी होती है कि वो किसी भी टॉपिक के बारे में को कॉम्प्रिहेंड कर पाएँ। अगर कोई भी ऐसा नहीं कर पा रहा है तो जो स्पीकर है उसकी या तो लैक ऑफ वोकैबुलरी है, उसके पास पर्याप्त शब्द भंडार नहीं है, या फिर वो आइडिया को समझता नहीं है जो ठीक से उसको कन्वे कर पाए, है ना। लेकिन इसमें लैंग्वेज की कमी नहीं होती, उसे स्पीकर की कमी होती है। तो हमें नॉट ट्रू बताना है, तो यही गलत है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। लैंग्वेज एक्सप्रेसेस आइडेंटिटी, ये भी सही है। और लैंग्वेज इज अ रिपोजिटरी ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री को लैंग्वेज प्रिजर्व करके रखती है, राइट, कि सही है। जैसे हमारे जो पुराण हो गए, ग्रंथ हो गए, ये सबको प्रिजर्व करके किसके थ्रू रखा गया है, लैंग्वेज के थ्रू रखा गया है। अगर लैंग्वेज नहीं होती तो हम नहीं जान पाते हमारे पास्ट के बारे में कि हमारी हिस्ट्री क्या थी, राइट। हिस्ट्री छोड़ो, हम कम्युनिकेट ही कैसे करते हैं विदाउट लैंग्वेज। तो लैंग्वेज हमारा गलत, इसमें से कौन सा हो गया, सेकंड गलत हो गया, ठीक है। लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, learner understands and applies that language works as a system. So learner समझता है और अप्लाई करता है, लैंग्वेज को एक सिस्टम की तरह काम करता है। तो एक कौन सी है उसकी, सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस और सिस्टमिक कॉम्पिटेंस। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें से कौन सा सही है, नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, सिस्टमिक कॉम्पिटेंस। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि लर्नर्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड यूज द अंडरलाइन स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। तो जो लर्नर होता है वो सिस्टमिक कॉम्पिटेंस में स्ट्रक्चर को भी समझता है लैंग्वेज की और उसको यूज भी कर सकता है, अंडरस्टैंड करता है, राइट। और रिकॉग्नाइज मतलब पहचान सकता है। तो ये कौन सा, सिस्टमिक कॉम्पिटेंस के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेस्ट विच एम्स टू आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स स्पेसिफिक एरिया ऑफ वीकनेस एंड स्ट्रेंथ इज नोन एज। तो ऐसा टेस्ट जो कि इंडिविजुअल स्टूडेंट के वीकनेसेस को पता करता है और स्ट्रेंथ को पता करता है, उसे क्या बोला जाता है, तो उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू द इंग्लिश लैंग्वेज इन अ
इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली हमारे संविधान में इंग्लिश को कौन सा स्टेटस दिया गया है? फॉरेन लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ स्टेटूटरी बॉडीज, ऑफिशियल लैंग्वेज और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑफिशियल, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का यहाँ पे स्टेटस दिया गया है। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो कौन सी है? वो हिंदी है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। और एसोसिएट मतलब हेल्प करती है हिंदी को, कौन सी है? इंग्लिश को दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर ऑफ क्लास 7th wanted to give a writing task of writing a description of a person. She went out of the classroom and brought a hawker to her classroom with his basket. She requested him to be there for about 7 minutes and then asked her learners to work in pair and write a description of the person. मतलब 7वीं क्लास के एक टीचर है जो कि बच्चों को सिखा रही है पर्सन के बारे में लिखना। तो वो क्या करती है, बाहर जाती है क्लासरूम के और एक हॉकर लेकर आती है और बच्चों को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके बारे में 7 मिनट्स क्या करें, to be there for about 7 minutes and then ask her learners to work in pair or write a description of the person. ठीक है, so यहाँ पे what do you think the hawker in this activity known as? तो hawker को यहाँ पे क्या जाना जाएगा? a participant in the activity, material, teaching assistant और a hawker। तो यहाँ पे इसको क्या माना जाएगा? टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में हॉकर का यहाँ पे क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो TLMS, राइट, ये होता है आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉप डाउन अप्रोच टू लिसनिंग इन्वॉल्व्स। सो हमारी जो टॉप डाउन अप्रोच होती है वो क्या होती है? तो टॉप डाउन अप्रोच जो बेसिकली होती है वो होती है कि आप होल से किसी पार्ट में जा रहे हो। क्या कर रहे हो? आप होल से किसी पार्ट में जा रहे हो, जैसे आप अपनी बैकग्राउंड नॉलेज है जो उसको यूज कर रहे हो, जो कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए। ये होती है हमारी टॉप डाउन जो होती है अप्रोच। ठीक है, आप बैकग्राउंड नॉलेज को अपने यूज कर रहे हो किसी भी चीज को समझने के लिए, आप होल से पार्ट्स में जा रहे हो। तो लिसनिंग टू ओवरऑल मैसेज ऑफ द टेक्स्ट, स्पीच और द ऑडियो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा कि आप ओवरऑल मैसेज के टेक्स्ट को सुन रहे हो, ना कि एच साउंड, वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉज। ये गलत हो जाएगा। ये बेसिकली पार्ट से होल में जाया जाएगा ना इसमें, तो हमें होल से पार्ट में जाना है। तो लिसनिंग टू ओवरऑल मैसेज ऑफ द टेक्स्ट, स्पीच और द स्टीडियो ऑडियो और द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिति नोज द रूल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस बट कैन नॉट यूज इन अ कॉन्टेक्स्ट। व्हाट नॉलेज डज सी पोसेस? तो अदिति को पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पता है लेकिन वो यूज नहीं कर सकती है उसको। तो इस नॉलेज को क्या बोला जाएगा? डिक्लेरेटिव नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस और प्रोसीड्यूरल नॉलेज। तो क्या बोला जाता है उसको? डिक्लेरेटिव नॉलेज। प्रोसीड्यूरल नॉलेज कौन सी होती है? ऐसी नॉलेज जिसको आप जानते हो हाउ, कि वो कैसे यूज हुआ है और आप उसे अप्लाई भी कर पाते हो। यहाँ पे उसको अबाउट में पता है, नॉलेज अबाउट, उसको उसके बारे में पता है लेकिन वो उसको यूज नहीं कर सकती, राइट। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस तो आपको पता ही है, नॉम चॉम्स्की ने बोला था कि हर एक बच्चे में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो बचपन से ही, जन्मजात से ही, जन्म से ही रहता है, जिसके थ्रू वो लैंग्वेज सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृपा एंड करण आर ट्विन्स एंड स्पीक अ पर्टिकुलर डायलेक्ट ऑफ मणिपुरी। हाउएवर दे डिफर इन देयर स्पीच, what is their individual special way of speaking the dialect known as? So कृपा और करण दो ट्विन्स हैं जो कि मणिपुरी की डायलेक्ट बोलते हैं भाषा। However they differ मतलब वो अलग अलग उनकी स्पीच है। तो इसको क्या बोला जाएगा? तो इसको आपका बोला जाता है आइडियोलेक्ट। ये क्या होता है आइडियोलेक्ट? आइडियोलेक्ट इज बेसिकली हर एक इंडिविजुअल की यूनिक जो वे ऑफ स्पीकिंग होती है उसको
बोला जाता है। जैसे सेम लैंग्वेज, अगर मान लो सेम डायलेक्ट दो इंसान यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है उनके डायलेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस हो, क्योंकि वो जो यूनिकनेस होती है एक इंसान जो ऐड कर देता है उसमें सबका अलग अलग तरीका, वो उसको क्या बोला जाता है, आइडियोलेक्ट बोला जाता है। इंडिविजुअल वर्जन हर एक का होता है ना, हर एक लैंग्वेज में हर एक बंदे का एक इंडिविजुअल वर्जन हो सकता है, को अपने स्टाइल में कुछ बोले, तो उसको क्या बोला जाता है, आइडियोलेक्ट। Ashwin knows Odia from his birth and he studies English and Hindi. Based on this statement, find the which of the following statement is not true. तो क्वेश्चन क्या बोला है कि अश्विन को उड़िया बचपन से ही आती है, मतलब कि उसकी मदर टंग हो गई उड़िया, और उसने क्या क्या पढ़ा है, इंग्लिश और हिंदी को फिर उसने पढ़ा है। तो इसके बेस पे आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। आपको ध्यान रखना है, नॉट पूछ रहा है, नेगेटिव वाला बताना है। हिज इंग्लिश लर्निंग इज लैंग्वेज लर्निंग, तो यहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग है इसकी इंग्लिश लर्निंग, बिल्कुल सही। बेसिकली दो बातों का आपको ध्यान रखना है, एक होता है लैंग्वेज एक्विजिशन, ये क्या होता है, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन, जस्ट अ मिनट, लैंग्वेज एक्विजिशन, हाँ। सो ये क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन होता है जो फ्रॉम, जैसे एक छोटा सा बच्चा इन्वायरमेंट से सीखता है, तो क्या करता है, वो लैंग्वेज को ग्रहण करता है, उसे क्लासेस नहीं दी जाती है ना, तो छोटा बच्चा घर के इन्वायरमेंट से सीखता है, अपनी माँ को बोलता हुआ देखता है, अपनी फैमिली को, तो वहाँ से जो उसकी मदर टंग होती है वो क्या होती है, वो लैंग्वेज एक्विजिशन का उदाहरण है। मदर टंग हो गई, वो क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन का उदाहरण है। और फिर एक आपकी होती है लैंग्वेज लर्निंग, तो बेसिकली लैंग्वेज लर्निंग हो गई जिसके लिए आपको टीचर की जरूरत पड़े, आपको बुक की जरूरत पड़े, आपको क्लासरूम की जरूरत पड़े, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़े, वो होती है लैंग्वेज लर्निंग, जो होती है हमारी सेकंड लैंग्वेज, आप बोल सकते हो सेकंड लैंग्वेज, है ना। सो यहाँ पे बोला गया, देखिए उड़िया उसकी लैंग्वेज एक्विजिशन में आएगी, और उसने इंग्लिश और हिंदी को पढ़ा है, तो ये किस में, लैंग्वेज लर्निंग में आएगी, ठीक है। तो हिज इंग्लिश लर्निंग इज लैंग्वेज लर्निंग, वो लैंग्वेज लर्निंग में आएगी, तो एब्सोल्युटली राइट है ये, हमें गलत वाला बताना है, ठीक है। हिज इंग्लिश लर्निंग इज लैंग्वेज एक्विजिशन, नहीं ये गलत है, उसकी उड़िया जो है वो लैंग्वेज एक्विजिशन है, और जो इंग्लिश है और हिंदी है वो लैंग्वेज लर्निंग में आ जाएगी, तो यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है और हमें गलत वाला ही जवाब देना है। हिज उड़िया लर्निंग इज लैंग्वेज एक्विजिशन, बिल्कुल सही। हिज हिंदी लर्निंग इज लैंग्वेज लर्निंग, बिल्कुल सही। तो हमारा गलत कौन सा था, सेकंड था, और गलत ही पूछा हुआ था, इसलिए वही हमारा आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सुभाष, अ टीचर ऑफ क्लास 8th, रिग्रेट्स language assessment generally does not give importance to receptive skill. What does he mean by receptive skill? देखिए आपकी जो स्किल्स होती हैं कौन कौन सी, एक तो हो गई आपकी लिसनिंग, एक कौन सी हो गई आपकी, लिसनिंग हो गई, फिर रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। सो ये जो होती है आपकी लिसनिंग और रीडिंग, इनको क्या बोला जाता है, रिसेप्टिव स्किल, रिसेप्टिव, ठीक है। और ये दोनों जो होती हैं आपकी राइटिंग और स्पीकिंग, इनको क्या बोला जाता है, ये आपकी प्रोडक्टिव में आती है, रिसेप्टिव नहीं होता, इसका आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो रिसेप्टिव में यहाँ पे पूछा हुआ था, रिसेप्टिव में कौन सी आती है, आपकी लिसनिंग और रीडिंग, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर इज अ टेक्स्ट, रीड एंड फाइंड आउट विच लैंग्वेज रजिस्टर डज द टेक्स्ट बिलोंग टू। तो एक रजिस्टर दिया हुआ है और बताना है कि कौन सा बेसिकली बिलोंग करता है रजिस्टर। सडनली आफ्टर द रिवोल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस,
In many parts of the world, including Europe and Asia, new ideas about individual rights and who controlled a social power began to be discussed. In India, Raja Ram Mohan Roy and Derozio talked of the significance of the French Revolution. The developments in the colonies in turn reshaped these ideas of societal चेंज। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा रजिस्टर, बेसिकली हम अगर देखें तो इसमें क्या राजा राम मोहन रॉय की बात हुई है कि कैसे उन्होंने इंडिविजुअल राइट्स को सपोर्ट करने के लिए अपना क्या क्या योगदान दिया, कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इन सब का डिस्कस हो रहा है ना, यूरोप एशिया सब की बातें हुई हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा रजिस्टर है। तो आप इसको एक कौन सा रजिस्टर है, सोशल साइंस रजिस्टर, इसको क्या बोला जाएगा, सोशल साइंस रजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें सिर्फ देखिए पॉलिटिक्स की बात नहीं हुई है, साइंस की भी बात हुई है ना, तो इसलिए ये सोशल साइंस रजिस्टर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन इज व्हेन। तो इंस्ट्रूमेंटल जो मोटिवेशन है वो बेसिकली कब हो रहा है। तो आप इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन का मतलब होता है ऐसा मोटिवेशन जो कि आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स दे, बेसिकली अंदर से नहीं, एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको होता है, वो क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल होता है। आपको देखना है इनमें से कौन सा एक्सटर्नल बेसिकली फैक्टर इन्वॉल्व है मोटिवेशन में। अ पर्सन लर्न्स टू लैंग्वेज फॉर देयर कम्युनिटीज, रिलीजन एंड सोशल फंक्शन। एक जो पर्सन है वो लैंग्वेज को सीख रहा है किसके लिए, कम्युनिटी के लिए, रिलीजन और सोशल फंक्शन के लिए। देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। अ पर्सन लर्न्स द लैंग्वेज फॉर राइटिंग अ बुक, उसको बुक राइट करनी है। यहाँ पे आप गौर से देखोगे तो ये इंटरनल मोटिवेशन है। क्यों, क्योंकि वो सीखना चाह रहा है काहे के लिए, उसको रिवॉर्ड नहीं, वो उसको बुक वो सीख रहा है क्योंकि उसको बुक लिखनी है, वहाँ पे वो सोशल फंक्शन में जाना चाहता है, तो उसके लिए वो लैंग्वेज सीख रहा है, तो उसका वो इंटरनल मोटिवेशन है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ पर्सन लर्न्स द लैंग्वेज फॉर यूटिलिटेरियन रीजन लाइक एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए सीख रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर आ गया ना, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए सीख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका सही होगा क्योंकि यही क्या है, इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर है। अ पर्सन लर्न्स द लैंग्वेज फॉर बीइंग क्लोजर टू द नेटिव स्पीकर ऑफ द लैंग्वेज। वो किसी नेटिव स्पीकर से बात करना चाहता है, तो इसमें उसका इंटरेस्ट है, इंटरनल मोटिवेशन में आएगा। ठीक है, एक्सटर्नल में क्या आएगा, पर्सन जो है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए सीख रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पेडागोजी के 15 क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, उसे भी देख लेते हैं। राइट, सो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में, जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो फर्स्ट आपको देख रहे हो आप कितना बड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको ओवरव्यू एक ले लेना है। बेसिकली क्या करना रहता है, स्किमिंग करनी रहती है ऐसे में। सो स्किमिंग आई होप पता है आपको। हमारी जैसे रीडिंग आप सीखोगे तो उसमें टाइप्स ऑफ रीडिंग कौन कौन सी है, हमारी लैंग्वेज में ही है कि स्कैनिंग और स्किमिंग होती है। स्कैनिंग मतलब आप किसी इन्फॉर्मेशन को ढूंढ रहे हो, और स्किमिंग मतलब आप जर्नल व्यू ले रहे हो, तो आपको इसकी स्किमिंग करनी है। जर्नल व्यू ले लेनी है कि पैराग्राफ किस बारे में है, पैराग्राफ में पॉजिटिव टोन यूज़ हुई है कि नेगेटिव टोन यूज़ हुई है, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। राइट, सो हम देखते हैं क्या है। सराउंडेड बाई बर्डेंड फॉरेस्ट, नेचुरल स्प्रिंग्स एंड ब्लू हिल्स, नेटर हट इन झारखंड is Jharkhand's best kept secret, located in the district of Lethar at a distance of about 151 किलोमीटर from the capital city of रांची। तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या समझ आया कि यहाँ पे नेटर हट की बात हो रही है, जो कि झारखंड में है, जो कि कौन से, लेथर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और वो 151 किलोमीटर दूर है रांची से। दिस क्वांट हिल स्टेशन ब्रिंग्स सोलस and gives visitor much deserved refuge from the hustle and bustle of cities। तो बेसिकली क्या बोला गया, क्वांट मतलब अट्रैक्टिव जो हिल स्टेशन है, वो ब्रिंग मतलब लाता है, सोलश मतलब शांति, और विजिटर्स को क्या देता है, जो वो डिजर्व करते हैं। रिफ्यूज मतलब वो, जैसे आप सिटी में से क्यों जाते हो वहाँ पे अपना, आप रिफ्यूज लेने, जैसे आपने सुना रिफ्यूजी, तो हाँ मतलब आश्रय लेने जाते हो, तो वहाँ पे वो लोग रहने जाते हैं शोर शराबे से, सिटी के दूर से। It is located at an
altitude of 3696 feet, allowing people to enjoy magnificent views. तो ये कितने ऊंचाई पे है? 3696 फीट की ऊंचाई पर स्थित है. Fabulous sunrise and stunning sunsets leave the visitors awestruck. तो जो fabulous मतलब शानदार सनराइज जब सूर्योदय होता है, और स्टनिंग सनसेट जब सूर्य बेसिकली सूर्य शाम होती है ना, उसे सनसेट बोलते हैं जब सन डूबता है. तो विजिटर्स को ऑ स्ट्रक मतलब अमेज कर देता है. एक्सप्लोर द स्यूरल ब्यूटी एंड दिस ब्यूटीफुल प्लेस ऑल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ छोटा नागपुर एंड रिटर्न रिफ्रेश्ड एंड रिजुवनेटेड. सो विजिटर क्या होते हैं कि बोल रहे हैं कि इसकी जो इतनी सुंदरता है प्लेस की, उसको क्या बोला जाता है? क्वीन ऑफ छोटा नागपुर बोला जाता है. और आप मतलब हम सबसे बोल रहा है कि एक्सप्लोर करो, जाओ और देखो, और कैसे लौटो? रिफ्रेश होके. और रिजुवनेटेड मतलब फ्रेश होके आप बोल सकते हो. यहाँ पे आप वर्ड रिजुवनेटेड के अगर मीनिंग आपको नहीं भी पता है तो इसका मतलब होता है कि दोबारा से एकदम प्रफुल्लित होके, मतलब लाइफ से भर जाओगे ऐसे. With its shimmering waters, sparkling reflections and cool air and breathtaking scenery, Netherhut Lake offers serenity to its visitors. So बोला गया है यहाँ पे, इसकी तारीफ फिर से की गई है कि इसमें क्या शानदार है, ठंडी हवा है, ब्रीथ टेकिंग सीनरी जो है वो क्या ऑफर करती है? सेरेनिटी का मतलब होता है शांति अपने विजिटर को. It is an ideal spot for picnics and the lake's tranquil water tempt you to go boating as well. So इसका जो आइडियल स्पॉट है ये क्या है? ये पिकनिक के लिए एक आइडियल स्पॉट है. और जो इसके लेक का ट्रैंकुल मतलब शांति भरा शांत पानी जो है वो टेम्प्ट करता है, ल्योर करता है, मतलब अपनी ओर आकर्षित करता है आपको कि आप इसमें बोटिंग भी करने जाओ. Get closer to nature with the most beautiful forests in Jharkhand and the pine forest. तो बोला गया है कि यहाँ पे पाइन फॉरेस्ट भी है और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल फॉरेस्ट है झारखंड का. Netherhut with its pretty lakes, shady valleys, mountain villages and thick evergreen forest filled with gorgeous pine trees provides a panoramic scene to the visitors. अब यहाँ पे उसी की सुंदरता की तारीफ हो रही है, तो आपको एक एक वर्ड की मीनिंग यहाँ पे नहीं समझनी, आपको स्किमिंग करना, बेसिकली जर्नल व्यू लेना है. आप देख रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है? नेटरहट की तारीफ पे तारीफ कर रहा है राइटर, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा उससे क्या है? प्रभावित है. आपको इतना समझ आ गया, ठीक है. नेक्स्ट है द पाइन फॉरेस्ट सराउंडेड बाई मिस्ट इन विंटर मेक एनी ट्रेवलर फील एज टू दे हैव बीन ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड एंटायरली. तो जो पाइन का फॉरेस्ट है जो वो विंटर में मतलब जब घिरा रहता है तो ट्रेवलर को क्या फील कराता है कि वो किसी दूसरे ही दुनिया में आ चुके हैं. द मोस्ट वेल नोन लोकेशन इज द सनराइज पॉइंट विच ऑफर्स अ स्पेक्टेकुलर व्यू ऑफ सनराइजिंग दैट रिसेंबल्स एन ऑयल पेंटिंग. तो जो मोस्ट वेल नोन लोकेशन है ना वो कौन सी है? सनराइज पॉइंट, जो कि क्या ऑफर करती है? स्पेक्टेक्युलर मतलब कि बहुत ही शानदार व्यू देती है वो सनराइज की, जो रिसेंबल मतलब लगता है, कैसे लगता है? इन ऑयल पेंटिंग के जैसे लगता है, कोई ऑयल की पेंटिंग है. सनराइज ऐसे स्पॉट दिखता है. रिसेंबल का मतलब लगना, जैसे यू रिसेंबल्स योर मदर, मतलब आप अपनी मम्मी के जैसे दिखते हो, तो ऐसे लगता है सनराइज कोई ऑयल की पेंटिंग है. विजिटर्स कैन नॉट हेल्प but be struck by the sun's rays as they emerge from valleys covered in lush vegetation and cluster of tall trees. तो visitor can't help, लेकिन मतलब कि वो मतलब कुछ नहीं कर सकते, इतना खूबसूरत होता है कि उसी में स्ट्रक हो जाते हैं जबकि सन की रेज आती हैं, जो कि वेजिटेशन मतलब हरियाली सब कुछ है वहाँ पे, बड़ी बड़ी ट्रीज का क्लस्टर है, मतलब क्लाउड जैसे है. द मोस्ट picturesque view of the sunrise is visible from the hotel Prabhat Bihar situated 17 km from Bajar Hut. So सबसे पिक्चरस्क मतलब पिक्चर लेने योग्य जो सुंदर सबसे व्यू है सनराइज का वो होटल प्रभात बिहार से दिखाई देता है, जो कि 17 किलोमीटर है बाजार हट से. नेतरहट certainly is a perfect getaway in the heart of nature. So ये perfect एक getaway है heart of nature मतलब नेचर के हृदय में. गेस्ट हाउसेस
प्रोवाइड cozy accommodations and heavenly dining palette to its visitor। तो यहाँ पे गेस्ट हाउस के बारे में बताया गया है कि वो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अकोमोडेशन मतलब आप जाके रह सकते हो, सुंदर सा मतलब स्वर्ग के जैसा डाइनिंग पैलेट, सब कुछ विजिटर्स को प्रोवाइड करते हैं। हमने एक ओवरव्यू ले लिया, हमने एक एक मीनिंग नहीं पढ़ी है, हमने जस्ट ओवरव्यू जनरल व्यू लिया है कि ये टेक्स्ट किसके बारे में। हमें क्या पता चला कि ये टेक्स्ट जो है वो नेतरहट के बारे में है, जो कि झारखंड के नेतरहट डिस्ट्रिक्ट में है, और उसकी सुंदरता के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है ना, राइटर ने किया है। हम क्वेश्चन देख लेते हैं। As mentioned in para 1, the quaint hill station Netherhut gives peace and calm to visitor because क्यों देता है वो peace, शांति। तो they can enjoy train ride की तो कहीं बात ही नहीं होती। they can go paragliding from hilltops, ये भी बात नहीं हुई थी। they can be away from hectic city life, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि लिखा हुआ था कि वो हसल बसल जो है सिटी की उससे दूर आ जाते हैं ना। सो 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेज हसल एंड बसल ऑफ सिटीज इम्प्लाइज। जो सिटी की हसल और बसल है, हस्टल बस्टल भी आप बोल सकते हो इसको, वो इम्प्लाई क्या करती है कि पीस एंड काम ऑफ सिटीज, बिजी एंड नॉइजी सिटीज, ब्यूटी एंड आई कैचिंग व्यूज ऑफ सिटीज, और स्टनिंग साइट एंड सीन ऑफ सिटीज। तो वो क्या होती है, बिजी और नॉइजी जो सिटीज हैं उसके लिए फ्रेज यहाँ पे क्या यूज हुई है, एडीएम में बेसिकली हसल एंड बसल ऑफ लाइफ सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द गिवन वर्ड एनोलॉजी। एनोलॉजी बेसिकली होता है सिमिलैरिटी। जैसे अगर आपने बोला ट्री, तो फिर मैंने क्या बोल दिया, एप्पल, तो एप्पल इज अ ट्री, राइट। मतलब कि सेम चीजें। जैसे 1/2 जो है वो प्रोपोर्शनेट किस में होएगा, 2/4 में। अगर आप इसको काटोगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा ना, सेम चीजें बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए गॉर्जियस है, तो गॉर्जियस का मतलब क्या होगा, ब्यूटीफुल। तो ट्रैंक्विल का क्या मतलब होता है, शांत। तो यहाँ पे चॉपी, ब्लू ग्रीन, मिस्टी, पीसफुल। तो आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 पीसफुल। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, पीसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सनराइज पॉइंट ऑफर्स विजिटर्स अ ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ। तो सनराइज किसका व्यू देता है, सनराइज का, एन ऑयल पेंटिंग का, लस वेजिटेशन का, या फिर 1 और 3। तो आप किसका देता है, सनराइज का, जो कि लगती है कि ऑयल की पेंटिंग है ना, बट व्यू किसका रहता है, सनराइज का रहता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेतरहट इज लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 3696 फीट। तो यहाँ पे कुछ हाइट के बारे में दिया हुआ था ना, तो हम नंबर्स जब ऐसे हो तो जल्दी से जाके हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो हाँ 3696 फीट यहाँ पे लिखा हुआ, राइट। तो ये बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है सॉरी बी, इट इज रेफर्ड टू एज द क्वीन ऑफ छोटा नागपुर। हाँ ये बिल्कुल सही है। नेतरहट इज ब्लेस्ड विद द वर्डेंट बनियान ट्रीज, नहीं वहाँ पे क्या लिखा था, पाइन ट्रीज लिखा हुआ था, फिर एप्पल ट्रीज, आई थिंक क्या लिखा हुआ था, बनियान ट्री की तो बात ही कहीं नहीं हुई थी। गॉर्जियस पाइन ट्रीज, पाइन ट्री की बात हो रही थी है ना, शो बनियान ट्री नहीं थी, तो ये आपका गलत है, पाइन ट्रीज थी बेसिकली। तो हमारा ए और बी सही है लेकिन सी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ ए स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। हमें पार्ट्स ऑफ ए स्पीच बेसिकली आइडेंटिफाई करनी है। जैसे फैबुलस सनराइजेस एंड स्टनिंग सनसेट्स हैव द विजिटर्स ऑल स्ट्रक। जो फैबुलस जो है सनराइजेस है, अब यहाँ पे देखिए फैबुलस क्या है, आपका एडजेक्टिव है ना, ये एडजेक्टिव का है, काम कर रहा है। और सनराइजेस जो है आपका क्या है, यहाँ पे किसका काम कर रहा है, सनराइजेस। सनराइजेस जो आपका काम कर रहा है वो किसका कर रहा है, आप देखिए सनराइज बस अगर होता तो यहाँ पे आप बोलते कि वो नाउन है, राइट, क्या है, नाउन है। बट यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सनराइजेस, तो यहाँ पे नाउन है। एंड स्टनिंग सनसेट लीव द विजिटर्स ऑस्ट्रक। अब यहाँ पे ऑस्ट्रक मतलब विजिटर जो है वो कैसे हो जा रहे हैं, ऑस्ट्रक हैं, तो ये नाउन है, तो नाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा उसको क्या बोला जाता है, एडजेक्टिव। और यहाँ पे फैबुलस सनराइजेस मतलब फैबुलस ये एडजेक्टिव है और ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 नाउन है और एडजेक्टिव है। एक बार और मैं क्लियर कर देती हूँ, देखिए
ये क्या है, एडजेक्टिव है फैबुलस, तो एडजेक्टिव किसको बारे में बताता है, नाउन के। और यहाँ पे देखिए विजिटर नाउन है, तो नाउन के बारे में कौन बताएगा, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हम सनराइज के बारे में पूछा हुआ था, तो ये क्या है, नाउन, और ऑस्ट्रक क्या है, आपका एडजेक्टिव है। विजिटर के बारे में बताया, मतलब विजिटर कैसे हैं, अचंभे रह गए, तो ऑस्ट्रक विजिटर की जो है विशेषता बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अंडरलाइंड वर्ड इन द फ्रेज दिस क्वेंट हिल स्टेशन ब्रिंग्स सोलेस इम्प्लाइज। अब यहाँ पे सोलेस का मतलब हमें बताना है, तो यहाँ पे वोकैबुलरी का क्वेश्चन हो गया। तो सोलेस का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो कि आपको शांति दे, मन को शांति दे। तो इट इवोक्स क्यूरियोसिटी नहीं, इट मेक्स यू ब्रेथलेस नहीं, इट ब्रिंग्स पीस एंड कंफर्ट। सोलेस का मतलब क्या होता है, पीस और कंफर्ट देना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीनिक व्यूज इज नॉट फाउंड इन नेतरहट। तो हमें बताना है कि जो नेतरहट में है इनमें से कौन सी सीनिक व्यू नहीं था, सीनिक व्यू। तो क्लस्टर्स ऑफ टॉल पाइन ट्रीज, ये तो था। रिफ्यूजी कैंप नहीं था, आप रिफ्यूज ले सकते हो वहाँ पे जाके, मतलब आप आश्रय लेते हैं जो विजिटर होते हैं अपने थकान भरी जिंदगी से, तो वहाँ पे इंजॉय करने के लिए जाते हैं। रिफ्यूजी कैंप क्या होंगे कि जैसे जब मान लीजिए लोगों को निकाला जाता है फिर छोड़ के चले जाते हैं, जैसे अगर आप ले लीजिए कि मान लीजिए अफगानिस्तान में से जो लोग वहाँ से परेशान होके आए इंडिया, जो हिंदू हैं आपके, रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, मतलब वो वहाँ से निकाले हुए हैं तो यहाँ पे आके आश्रय ले रहे हैं। तो वैसे कैंप्स नहीं बने हुए हैं वहाँ पे रिफ्यूज लेने आ रहे हैं, मतलब वहाँ पे एंजॉय करने आ रहे हैं। तो नॉट फाउंड ये ही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे नॉट पूछा हुआ था, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा दूसरा एक कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। ये भी काफ़ी बड़ा कॉम्प्रिहेंशन है, तो हम क्या करेंगे, हम स्किमिंग करेंगे, हम जनरल व्यू लेंगे कि किसके बारे में है, फिर हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन नहीं समझ आया तो हमें दोबारा तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो इट वॉज सोमीज आइडिया दैट वी मीट एट पूल इन 10 ईयर टाइम। सोमी का आइडिया था कि हम 10 साल में पूल में मिलेंगे। व्हेन वी वर मैन वी मस्ट कम When we are men, we must come back to this place 10 years from today, he said. तो उसने क्या बोला कि जब हम आदमी होंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से आएंगे, मिलेंगे 10 साल के बाद। He said rusty at the midday on 5 April 1964. We must return to the pool no matter where we are or what we are doing. हम यहाँ पे हर हाल में आएंगे ही, उससे नहीं फर्क पड़ता कि हम कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं। Promise इट वॉज अ स्कूल बॉयज प्लस, ये कैसी थी, स्कूल बॉय की प्लस थी, प्लस मतलब प्रतिज्ञा। एंड मेड इन डेडली अर्नेस्ट, तो कैसे में बनाई गई थी, डेडली मतलब खतरनाक आप बोल सकते हो, अर्नेस्ट मतलब बहुत ही इच्छा से, मतलब कि बहुत ही अंदर से आप बोल सकते हो कि बनाई गई थी। एज बॉयज वी यूजली मीन द थिंग्स वी से, तो बॉयज जैसे हम मीन करते हैं, मतलब हम जो बोलते हैं वो करते हैं। एंड सो वी सूक हैंड्स ऑन इट एंड डाइव बैक इनटू द वाटर, तो हमने क्या किया, अपना हाथ मिलाया इस पे और डाइव मतलब दोबारा से पानी के अंदर चले गए। द पुल हैड बीन डिस्कवर्ड बाई मी अ फ्यू मंथ्स अर्लियर, कुछ महीनों पहले ही ये पुल मेरे द्वारा डिस्कवर किया गया था। आई रिमेंबर दैट इट वॉज गोइंग टू रेन, आई कुड सी द रेन मूविंग अक्रॉस द फुट हिल्स, मुझे याद है कि मैं ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है, मैं देख सकता था कि रेन जो है मूव कर रही है, फुटहिल्स मतलब जो छोटी पहाड़ियाँ होती हैं। आई कुड स्मेल इट ऑन द ब्रिज, तो मैं हवा में उसको स्मेल कर सकता था, मतलब बारिश हो रही है, उसको आने वाली है, उनको पता चल रहा था। बट इंस्टीड ऑफ टर्निंग होमवर्ड्स, लेकिन घर जाने के बजाय, आई पुश्ड माई वे थ्रू द लीव्स एंड ब्रैम्बल्स दैट ग्रू अक्रॉस द फॉरेस्ट पाथ, लेकिन मैं किधर चला गया, वो लीव्स और ब्रैम्बल्स मतलब जो कांटे वाली झाड़ियाँ जैसे जो पेड़ होते हैं, स्ट्रब्स जो होती हैं, उनकी तरफ, जो कि अक्रॉस द फॉरेस्ट पाथ में जो थी, मैं उसकी तरफ चला गया। आई हैड हर्ड द मुरमुर ऑफ वाटर, मुरमुर मतलब मरमर बेसिकली इसको बोला जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, सरसराहट जैसे हवा की हो गई या फिर झरने की आवाज़ जो आती है ना, उसको मरमर बोलते हैं। तो मैंने पानी का सरसर सुना था। आई वॉन्टेड टू सी एंड टच इट, मैं उसे देखना चाहता था और छूना चाहता था। स्लाइडिंग डाउन द रॉक फेस इंटू अ स्मॉल रैवन, तो स्लाइड करते हुए कहा, रॉक फेस मतलब एक पत्थर का आप बोल सकते हो
और रैबिन मतलब वो सकरी हुई जगह जो पत्थरों के ऐसे गुफा जैसी होती है ना, उसको रैबिन बोला जाता है। आई फाउंड अ स्ट्रीम रनिंग ओवर अ बेड ऑफ शिंगल। तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रीम को मैंने, जो धारा को मैंने पाया, कहाँ पे पाया है, शिंगल पे। तो यहाँ पे जो सारे वर्ड्स हैं ना, ये बेसिकली डीप वैली आप बोल सकते हो, वही पानी और उससे सब रिलेटेड है, ठीक है। वाटर ट्रिकल डाउन फ्रॉम द हिल साइड फ्रॉम अमंग्स फर्न एंड ग्रासेस एंड वाइल्ड प्राइमरोजेस। तो वाटर ट्रिकल डाउन मतलब नीचे आ रहा था हिल साइड से और ग्रासेस से होता हुआ। द रॉक्स बिसाइड द स्ट्रीम वर स्मूथ। रॉक कैसी थी, स्मूथ थी। सम ऑफ देम वर ग्रे एंड सम येलो, कुछ ग्रे थी और कुछ येलो थी। अ स्मॉल वाटरफॉल केम डाउन द रॉक्स एंड फॉर्म्ड अ डीप पुल ऑफ एप्पल ग्रीन वाटर। तो एक स्मॉल जो वाटरफॉल था वो नीचे गिर रहा था रॉक में, और कैसा फॉर्म कर रहा था, एक पुल जैसा लग रहा था एप्पल ग्रीन वाटर में। व्हेन आई सॉ द पुल आई रैन बैक टू द टाउन टू टेल द अदर्स। जब मैंने पुल को देखा तो मैं क्या किया, मैं टाउन दोबारा से दौड़ के गया दूसरों को बताने के लिए। अनिल एंड सोनी वर माई क्लोजेस्ट फ्रेंड। जो अनिल और सोनी थी वो मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड थे। अनिल लिव्ड इन अ क्राउडेड लेन ऑफ दिलाराम बाजार। सो अनिल के बारे में बताया गया है कि वो क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़ इलाके में रहता था, यहाँ पे दिलाराम बाजार में। ही वॉज वाइल्ड एंड अ लिटिल डेंजरस सब्जेक्ट टू मूड्स एंड इम्पल्सेस। वो वाइल्ड मतलब जंगली, तो मतलब वहाँ पे मूडी से यहाँ पे सेंस है कि वो मूडी था, और थोड़ा सा खतरनाक क्यों था, क्योंकि वो मूड मतलब उसका चेंज होता रहता था बार बार। सोमी वॉज सेंसिटिव एंड जेंटल इन हिज वेज। तो सोमी कैसा था, वो सेंसिटिव था, मतलब शांत था, चीज़ों पे इमोशनल आप बोल सकते हो कि चीज़ों को समझता था। बट कॉमन विथ अनिल ही हैड अ सेंस ऑफ फन एंड एन इंस्टिंक्ट फॉर एडवेंचर। लेकिन अनिल के जैसा क्या था कि उसको मज़ा भी करना था, फन करना था, एंजॉय करना था, और एडवेंचर में उसका भी इंटरेस्ट था। द पुल वॉज माई ओन डिस्कवरी। जो पुल थी वो मेरी डिस्कवरी थी, मेरी खोज थी। एंड आई वॉज प्राउड ऑफ ही, और मैं इस पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ। वी विल कॉल इट रस्टी पुल सैड सोमी। सोमी ने क्या कहा कि हम इसे रस्टी पुल बुलाएंगे। ये हमने जर्नल व्यू ले लिया कि 3 फ्रेंड्स की बात हो रही है कि उन्होंने एक जगह पे, पुल पे बेसिकली क्या प्रॉमिस करा कि हम 10 साल के बाद दोबारा इसी जगह पे मिलेंगे, और जो पुल था वो राइटर ने खुद से ढूंढा था, कैसे डिस्कवर किया था उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है ना। तब ये हमें जर्नल व्यू मिल गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस में। अ प्लेस मेड इन डेडली अर्नेस्ट इम्प्लाइज। तो एक प्लेस जो डेडली अर्नेस्ट में की गई थी वो क्या इम्प्लाई करती है, मतलब क्या मीनिंग है। अ प्रॉमिस इन कंप्लीट सीरियसनेस, अ प्रॉमिस नॉट टू बी केप्ट। नॉट टू बी केप्ट मतलब ऐसा प्रॉमिस जिसे आप नहीं निभाओगे। फिर नेक्स्ट क्या है, बीइंग सस्पिशियस अबाउट समवन्स इंटेंशन। सस्पिशियस होना किसी के इंटेंशन के बारे में। टू विश फॉर द डेथ ऑफ समवन, किसी की डेथ के बारे में क्या करना, विश करना। तो आपको ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत है। अ प्रॉमिस इन कंप्लीट सीरियसनेस, की ऐसा प्रॉमिस करते हैं जिसको आप सीरियस होकर प्रॉमिस कर रहे हो, है ना। अर्नेस्ट बोला था मैंने कि अंदर से आप कर रहे हो, कि मतलब ऐसा होना ही चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। हमें फिर से पार्ट ऑफ स्पीच को क्या करना है, फाइंड करना है। He was wild and a wild dangerous subject to moods and impulses। अब हमें देखिए क्या तरीका होता है कि हमें ये पता करना है कि जो वाइल्ड है इसमें कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। तो आपको देखना है किसके बारे में बता रहा है। देखिए ही जो है यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के साथ साथ क्या है, ही आपका क्या है, नाउन है, राइट। ही क्या है आपका, नाउन है। तो मैंने अभी जस्ट बताया नाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा उसे क्या बोला जाता है, एडजेक्टिव बोला जाता है। तो नाउन के बारे में बताया जाता है, वह कैसा था। नाउन मतलब राम। देखिए राम के बारे में बताएगा, अगर हम राम को मान ले ही तो वो कैसा था, वो वाइल्ड था। तो किसी नाउन के बारे में जो बताता है उसे क्या बोला जाता है, उसे एडजेक्टिव बोला जाता है, वो विश्लेषण होता है। तो नाउन के बारे में ये विशेषता बता रहा है, वो कैसा था, वाइल्ड था, तो ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। एंड अ लिटिल डेंजरस, और थोड़ा सा उसी नाउन के बारे में बता रहा है कि वो डेंजरस भी था। तो ये दोनों यहाँ पे क्या है, दोनों ही एडजेक्टिव हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। वाइल्ड और डेंजरस जो है आपका क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड कैन बी नियरेस्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड इंस्टिंक्ट।
तो यहाँ पे ये इंस्टिंक्ट का सिनोनिम पूछ रहा है। देखिए इंस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि आपकी इच्छा या फिर आपका इंक्लिनेशन आप बोल सकते हो कि आपका झुकाव, आप तुरंत से ऐसा चाहते हो। तो ये इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम, इंक्लिनेशन, मतलब झुकाव आपका किस तरफ है। हेट्रेड मतलब हेट करना, ये नहीं होगा। अफिनिटी थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन आप बोल सकते हो, और अफिनिटी का एक मतलब होता है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब अगर आप बोलो कैट और टाइगर में एफिनिटी है, कैट और टाइगर में क्या है, एफिनिटी है। तो प्रीमोनिशन मतलब फ्यूचर देख के कुछ बताना कि कुछ गलत होने वाला है, तो वहाँ पे प्रीमोनिशन उसका मतलब होता है। तो इसका सिनोनिम क्या था, इंक्लिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द वर्ड एनोलॉजी गिवन बिलो। सो यहाँ पे हमें एनोलॉजी को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्राउडेड, तो क्राउडेड का अपोजिट क्या लिखा हुआ है, डिजर्टेड, तो मतलब भीड़ भाड़, और डिजर्टेड मतलब खाली। तो अब बिगौर का हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अपोजिट लिखना पड़ेगा। बिगौर का मतलब क्या होता है, पावर, शक्ति। तो यहाँ पे शक्तिहीन कोई वर्ड अगर हो, वीकनेस, लेथार्जी, हैवीनेस, स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आपका क्या हो जाएगा, वीकनेस, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ब्रॉट द थ्री बॉयज टुगेदर। तीन दोस्तों को क्या साथ में लेकर आया था, देयर चाइल्डहुड मिसचीफ, देयर स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, देयर स्विमिंग टैलेंट्स, देयर अर्नेस्ट एल्टीट्यूड। तो उनको क्या साथ में लेकर आया था, उन्हें जो साथ में लेकर आया था वो था कि उनकी स्पिरिट एडवेंचर की, जो अनिल में भी थी, सोनू में थी, और आपके हमारे राइटर में भी थी, राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट डिस्क्राइब द पुल इन द स्ट्रीम। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन पुल को डिस्क्राइब नहीं करता। तो एप्पल ग्रीन कलर ऑफ द वाटर, ये तो लिखा हुआ था, है ना। वाटर ट्रिकलिंग अमंग फर्न एंड ग्रासेस, ये भी था। ट्रिकलिंग वाटर फॉल डाउन द रॉक, हाँ पानी नीचे गिर रहा था। रफ रॉक्स ऑन द बेड, रफ रॉक नहीं थी, सॉफ्ट रॉक लिखा हुआ था, है ना, येलो और ग्रे कलर की सॉफ्ट रॉक्स वहां पे लिखा हुआ था। हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ट्रिकलिंग डाउन, वाटर का भी लिखा हुआ है, फन ग्रासेस लिखा हुआ है, यहाँ पे एप्पल ग्रीन एप्पल ट्री भी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मूथ, सम ऑफ देम वर ग्रे। रॉक जो थी वो क्या थी, स्मूथ थी, सॉफ्ट थी, ग्रे थी और येलो थी। और वहां पे क्या लिखा हुआ है रॉक के बारे में कि रफ रॉक थी, नहीं स्मूथ थी। तो हमें नॉट बताना है, मतलब गलत बताना है। तो जो गलत है वही हमारा आंसर है। तो गलत कौन सा है, बी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, रफ रॉक ऑन द बेड। Who among the three friends proposed the idea of meeting at the pool 10 years hence? तो ये फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ था कि किस दोस्त ने बोला था कि वो 10 साल के बाद इसी जगह पे आके मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ इट वॉज सोमीज आइडिया दैट वी मीट एट द पोल इन 10 years टाइम। तो सोमी की जो आइडिया थी कि 10 साल के बाद हम यहीं पे मिलेंगे। सो कौन सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 135, किसके आइडिया था, सोमी का आइडिया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे टोटल थे 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और मुझे समझ में आए कि आपको पढ़ाई समझ आ रही है, राइट, आपको क्लासेस समझ आ रही हैं। सो कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखते रहिए और सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, बेसिकली एग्जाम की अपनी तैयारी करिए, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।